फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं ऑल टुगेदर एक नए टॉपिक को। वो है चेक बाउंसिंग मैटर्स को। चेक जो है एक आज की डेट में बहुत ही बड़ा माध्यम बन गया है पेमेंट्स लेने के लिए भी और पेमेंट्स देने के लिए भी। अभी आजकल हम लोग सब ये चाहते हैं कि जो ट्रांज़ैक्शन हम करें, लेन-देन करें, वो हम बैंक के माध्यम से करें, क्योंकि उसका एक रिकॉर्ड, एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाता है हमारे पास भी और जिसके साथ ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं उसके पास भी। सभी लोग चाहते हैं कि हम बैंक के साथ जो है ट्रांज़ैक्शंस करें, बैंक के थ्रू ट्रांज़ैक्शंस करें। इसलिए या तो वो चेक इश्यू कर देते हैं या आरटीजीएस करते हैं। आजकल चेक बाउंसिंग के जो मैटर्स हैं, आप देख रहे हैं कि ये मैटर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जैसे ही हमें हमारा कोई चेक रिटर्न हो जाता है या कोई बाउंस हो जाता है, तो हम ये सोचते हैं अब हम कैसे करें? कैसे एक लीगल रेमेडी अपनाएँ ताकि हमारे को जो है हमारे जो पैसे हैं, जो अमाउंट चेक का है वो हमें वापस मिल जाए। भाई चेक के जो हमारे को ट्रांज़ैक्शन हम करते हैं, चेक की ट्रांज़ैक्शंस जो हैं हम पैसा लेने के लिए भी करते हैं और पैसा हम देने के लिए भी करते हैं। अगर जी हमने सपोज़ करो कोई गुड्स बेचे किसी को और उसने हमसे जो गुड्स खरीदे हैं उसके बदले उसने हमें एक चेक दे दिया फ्यूचर डेट का, वही 5 दिन बाद का, 10 दिन बाद का, तो हम लोग वो चेक रखते हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि जब हम वो चेक प्रेज़ेंट करें वो तुरंत ऑनर हो जाए और पैसा हमारे अकाउंट के अंदर खाते में ट्रांसफ़र हो जाए। उसी तरह से अगर जो हम कोई सर्विसेज़ देते हैं सपोज़ करो, तो वो भी हम जो है 5 दिन बाद का या 6 दिन बाद का, 10 दिन बाद का, 20 दिन बाद का चेक हमारे को अगर ये मिल जाता है तो हम वो चेक रख लेते हैं। जब हम प्रेज़ेंट करते हैं वो हम ये चाहते हैं कि वो ऑनर हो जाए। बट अब जैसे ही हमें किसी ने कोई चेक दिया और हमने उस चेक को प्रेज़ेंट किया और वो चेक जो है वो रिटर्न हो गया, तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये बात आती है, भई ये रिटर्न किस रीज़न से हुआ है? तो जब भी चेक बाउंस होता है, तो सबसे पहले हम ये देखें कि वो किस रीज़न से हुआ है। भई चेक रिटर्न होने के 3 रीज़न हो सकते हैं। एक सबसे बड़ा जो रीज़न है और जो वो ये है कि जिसका जिसका जिसने हमें चेक दिया उसके खाते में पैसे थे ही नहीं, यानी कि फंड्स इनसफिशिएंट के वजह से जो है चेक रिटर्न हो गया। दूसरा रीज़न जो होता है, वो होता है स्टॉप पेमेंट, यानी कि जिसने हमारे को चेक इश्यू किया, उसने उस चेक की जो पेमेंट थी उसको अपने बैंक में स्टॉप करवा दिया। अपने बैंक में इंस्ट्रक्शन दी कि ये जो मैंने इश्यू किया है चेक एक ए आदमी के नाम पे किया है, आप ए आदमी के नाम पे ये चेक नंबर जो है ये ऑनर नहीं कीजिएगा, ये पास नहीं कीजिएगा, इसको स्टॉप कर दीजिए। तो बैंक उसके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर एक स्टॉप पेमेंट का एक कमांड अपने सिस्टम में लगा देता है और जब वो चेक हम प्रेज़ेंट करते हैं तो वो स्टॉप हो जाता है। फाइन। तीसरा पॉइंट जो आता है वो है चेक जो है टेक्निकल ग्राउंड्स पे रिटर्न हो जाए। यानी कि टेक्निकल ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं? सिग्नेचर मिसमैच, जिसने हमारे को चेक दिया है उसके साइन अगर जो मिसमैच कर जाते हैं वहाँ पे सिस्टम में, जो बैंक में उसने अपने साइन दिए हुए हैं उसमें और हमारे चेक के ऊपर जो साइन है उसमें फ़र्क आ जाता है, तो वो रिटर्न कर देता है बैंक, सिग्नेचर मिसमैच के रीज़न से। दूसरा टेक्निकल रीज़न ये भी हो सकता है कि उसके अंदर उसके ऊपर कोई ओवर राइटिंग हो जाए, डेट के ऊपर हो जाए, अमाउंट के ऊपर हो जाए, नाम के ऊपर कुछ कटिंग हो जाए, तो इस तरह से ओवर राइटिंग हो गई या कोई कटिंग हो गई, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होता बैंकिंग सिस्टम के अंदर आजकल। तो बैंक जो है उस चेक को रिटर्न कर देता है। तो अब अगर ये चेक रिटर्न होता है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि किस रीज़न की वजह से ये चेक रिटर्न हुआ है। भाई चेक रिटर्न हुआ है फंड्स इनसफिशिएंट की वजह से, या चेक रिटर्न हुआ है स्टॉप पेमेंट की वजह से, या चेक रिटर्न हुआ है किसी टेक्निकल ग्राउंड की वजह से। अगर ये चेक किसी टेक्निकल ग्राउंड की वजह से रिटर्न हो गया है तो हमें उस पार्टी को अप्रोच करना चाहिए और उसको बोलना चाहिए वो चेक को रिप्लेस कर दे, कि भी इस वजह से रिटर्न हो गया और वो चेक को रिप्लेस कर दे। उसके बाद जो पहले 2 रीज़न्स हैं, फंड्स इनसफिशिएंट एंड स्टॉप पेमेंट, अगर उस वजह से हमारा चेक जो है वो रिटर्न हो जाता है और हमारे को जो दूसरी पार्टी है वो हमारे को पेमेंट करने में आनाकानी करती है या पेमेंट हमारे को नहीं दे रही है, तो हमारे पास क्या लीगल रेमेडी है? देखिए, अगर ये स्टॉप पेमेंट कराता है या वो चेक डिसऑनर हो जाता है फंड्स इनसफिशिएंट की वजह से, तो दोनों ही केस के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर हम लोग कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब उसका प्रोसीजर क्या है, हाउ टू प्रोसीड इन सच मैटर्स? भाई जैसे ही चेक रिटर्न होता है, जिस दिन चेक रिटर्न हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमें एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 के अंदर उसको ऑपोजिट पार्टी को नोटिस देना है। जिसने वो चेक इशू किया है, जिसके साइन है उस चेक के ऊपर, हम उस पार्टी को नोटिस देंगे सेक्शन 138 का, और 30 दिन के अंदर अंदर देना है। जिस दिन सपोज कीजिए 1 तारीख को आपको ये पता लगता है चेक रिटर्न हो गया और आपको रिटर्न मेमो आपका बैंक इशू कर देता है फंड इनसफिशिएंट या स्टॉप पेमेंट की वजह से, ठीक है जी। तो आपको के पास 30 दिन है उस 1 तारीख से, 30 दिन के अंदर अंदर आपको एक लीगल नोटिस देना है अपनी ऑपोजिट पार्टी को। जिस 15 दिन का लीगल नोटिस आप देंगे दूसरी पार्टी को पेमेंट करने के लिए,
और वो 15 दिन स्टार्ट होंगे जिस दिन उसको वो नोटिस रिसीव हो गया है। अब नोटिस जो है आप कैसे देंगे? नोटिस आप देंगे एक एडवोकेट, एक लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से, ठीक है जी। वो लीगल प्रैक्टिशनर जो है वो स्पीड पोस्ट के ज़रिए, या जो अप्रूव्ड कोरियर्स होते हैं उनके ज़रिए, या आजकल कोर्ट ने अलाउ कर दिया है व्हाट्सएप के ज़रिए, या फिर ईमेल के ज़रिए भी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी आप लीगल नोटिस को डिलीवर ऑपोजिट पार्टी को करवा सकते हो। 15 दिन का लीगल नोटिस देना है आपने। जिस दिन 15 दिन का लीगल नोटिस आपका फिनिश हो जाता है, फाइन, उस दिन से लेके 30 दिन के अंदर आप कोर्ट के अंदर अपनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 के अंदर कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो, ठीक है जी। अब आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपने लीगल नोटिस उसको 138 का दिया है वो उसको डिलीवर होना चाहिए, उसका एक प्रूफ ऑफ डिलीवरी आपने हमेशा अपने पास रखनी है, ठीक है जी। तो जब आप कंप्लेंट फाइल करने जाते हो कोर्ट के अंदर, तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? सबसे पहले तो ओरिजिनल चेक जो आपको रिटर्न कर दिया है बैंक ने, वो चाहिए होगा। दूसरा, आपको चाहिए होगा वही जो रिटर्न मेमो उसने दिया है। तीसरा, जो लीगल नोटिस एडवोकेट ने दिया है वो, और उसकी जो रसीद है जो आपने उसको सर्विस करी है नोटिस की, उसकी ओरिजिनल की रसीद, साथ में जो प्रूफ ऑफ डिलीवरी है, यानी कि उसको नोटिस मिला, उसको इंटीमेशन मिली कि भाई मेरे पास 15 दिन है, मेरे को 15 दिन पेमेंट करनी है, अदरवाइज वो सेक्शन 138 में मेरे अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे। तो वो जो प्रूफ ऑफ डिलीवरी है उसकी वो भी देना होगा। चाहे वो हम स्पीड पोस्ट के ज़रिए देते हैं तो हम ऑनलाइन प्रूफ ऑफ डिलीवरी निकाल सकते हैं, ठीक है। कोरियर वाले भी अपनी प्रूफ ऑफ डिलीवरी देते हैं। उसी तरह से व्हाट्सएप पे भी आप निकाल सकते हो डिलीवरी रिपोर्ट। उसी तरह से ईमेल का भी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ठीक है जी। तो ये जो चीज़ें होनी चाहिए, ये कंप्लेंट जिस टाइम आप फाइल करते हैं, ये उस टाइम आपके पास रेडी होनी चाहिए, तभी आप अपने एडवोकेट के थ्रू एक क्रिमिनल कंप्लेंट जो है सेक्शन 138 के अंदर फाइल कर सकते हो, ठीक है जी। अब बात आती है कि ये कंप्लेंट मैं कहाँ फाइल करूँ? अब जैसे सपोज़ कीजिए जिस जुरिस्डिक्शन में आपका बैंक है, उस जुरिस्डिक्शन का जो पुलिस स्टेशन है वो जिस कोर्ट के अंडर आता है, उसी के उस कोर्ट के अंदर ही आप अपनी कंप्लेंट जो है दायर कर सकते हो। सपोज़ कीजिए मैं रहता तो नोएडा में हूँ, ठीक है जी, और मेरे को चेक जो है वो किसी ने दे रखा है गाज़ियाबाद के, अपने किसी बैंक के गाज़ियाबाद के, लेकिन जो मेरी ब्रांच है वो मेरी ब्रांच नोएडा के अंदर ही है बैंक की। तो मेरा जो खाता है वो जिस ब्रांच के अंदर है, मैं वहाँ पे जाता हूँ नोएडा में, उस ब्रांच में लगाता हूँ, तो वहाँ पे रिटर्न होता है, नोएडा में रिटर्न हुआ, यानी कि मेरा बैंक नोएडा में है तो नोएडा में रिटर्न हुआ। अब दूसरी पार्टी जो है वो गाज़ियाबाद में रहे, चाहे वो मुरादाबाद में रहे, चाहे वो दिल्ली में रहे, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मुझे जो है कंप्लेंट फाइल करनी है नोएडा कोर्ट के अंदर जाके। नोएडा कोर्ट के अंदर जाके ही मैं कंप्लेंट फाइल करूँगा, क्योंकि मेरा जो ब्रांच है, बैंक की जो ब्रांच है, उसकी जो वो है, वो जुरिस्डिक्शन आती है पुलिस स्टेशन नोएडा। नोएडा का जो लोकल पुलिस स्टेशन होगा, जो भी उस एरिया का होगा, वो आता है कोर्ट के अंदर, गौतम बुद्ध नगर कोर्ट के अंदर आता है। तो हम यहाँ पे फाइल करेंगे। उसी तरह से सपोज़ कीजिए भाई पार्टी जिसने मुझे चेक दिया वो तो रहती है मुरादाबाद में, और मैं रहता हूँ गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद की ब्रांच के अंदर मेरा खाता है। मैं गाज़ियाबाद की ब्रांच में जाता हूँ, अपना चेक लगाता हूँ, वो रिटर्न हो जाता है। रिटर्न हो जाता है तो भई वो जो ब्रांच है वो गाज़ियाबाद कोर्ट के अंदर ही आती है ना, तो मैं गाज़ियाबाद कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करूँगा, ना कि जो पार्टी मुरादाबाद में बैठी है मैं मुरादाबाद जाके कंप्लेंट फाइल करूँगा। कंप्लेंट मुझे मुरादाबाद फाइल नहीं करनी, मुझे यहीं पर ही कंप्लेंट जो है वो फाइल करनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर यही आता है कि जो हमें टाइम जो है वो बिल्कुल टाइमली सारी चीज़ें करनी है। मतलब जिस दिन चेक रिटर्न होता है, 30 दिन का समय मिलता है हमें, अब जो अपोजिट पार्टी है उसको सेक्शन 138 का नोटिस देने के लिए, यानी कि हमें 30 दिन के अंदर उसको नोटिस सर्व करना है। फिर 15 दिन के नोटिस ख़त्म होते ही हमारे को 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो कोर्ट के अंदर कंप्लेंट जो है वो फाइल करनी होती है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट डेज़ हैं, ये डेट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है 138 का केस फाइल करने के लिए अपोजिट पार्टी के ऊपर। अब बात ये आती है कि जो अगर जो अपोजिट पार्टी स्टॉप पेमेंट करवा देती है तो क्या होगा? भई जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे वो फंड्स इनसफिशिएंट हो या स्टॉप पेमेंट हो, अब जो है कोर्ट की रूलिंग्स आ गई है कि स्टॉप पेमेंट जो होती है वो भी ट्रीट करी जाएगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में फंड्स इनसफिशिएंट की इक्विवेलेंट, यानी कि वो 138 के अंदर हम ट्राई कर सकते हैं, किसी भी हालत में वो उसको हम उससे बाहर नहीं रखेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें फॉलो करनी है अपनी कंप्लेंट 138 की प्रॉपर वे में फाइल करने के लिए कोर्ट के अंदर। तो
अगले इस लेक्चर को हम यहीं पर ही समअप करते हैं और अगले लेक्चर के अंदर हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट रेमेडीज डिस्कस करेंगे लॉ से रिलेटेड। फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने आप सभी को कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मेरी फ्यूचर में वीडियोस आ रही हैं आप उससे रिगार्डिंग जो है आप लोग अपडेटेड रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। थैंक यू वेरी मच।